नमस्कार विद्यार्थियों, ओनली यूपीएससी के पीटी स्पेशल सेक्शन में मैं अमृत शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। ये आपकी 16वीं क्लास है पीटी स्पेशल की। इससे पहले हमने 15 क्लास किया है। जिनका छूटा हुआ है वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाएं, उनको वहां पर सारी क्लासेस एक साथ मिल जाएंगी। ठीक है। कल की क्लास में हमने समझा था कि मैकाले की शिक्षा नीति किस प्रकार थी। आज हम उससे आगे बात करेंगे। आज हम समझेंगे चार्ल्स वुड क्या है, चार्ल्स वुड डिस्पैच क्या है, और इन्होंने क्या सुझाव दिए शिक्षा के लिए, और इनके सुझाव को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। ठीक है, तो आइए ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। 1854 एडी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई जिसका कार्य शिक्षा संबंधी सुझाव देना था। ठीक है, तो 1854 एडी में लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर, लॉर्ड डलहौजी को आप अभी आगे और पढ़ेंगे क्योंकि इसकी बहुत सारी नीतियां हैं जिसके बारे में आपसे जो है चर्चा होगी। 1857 के विद्रोह के पीछे कहीं ना कहीं इसके द्वारा किए गए ज़बरदस्ती वाले काम थे और बहुत सारी चीज़ें हैं। डलहौजी के शासनकाल में बहुत सारा भारत में बहुत बदलाव हुआ। डलहौजी के टाइम पर कुछ पॉजिटिव वे में हुआ और बहुत ज़्यादा नकारात्मक रूप में भी हुआ, तो वो सारी चीज़ें आप समझेंगे। तो 1854 एडी में चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया और उसका काम क्या था, शिक्षा संबंधी सुझाव देना। ठीक है, तो अब ये काम दे दिया गया तो ये अपनी रिपोर्ट भी लगाएंगे। इससे पहले एक चीज़ पर हम बात कर लेते हैं। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह सवाल कई बार पीसीएस की परीक्षाओं में पूछा गया, स्टेट पीसीएस की परीक्षाओं में पूछा गया कि किस आयोग को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो चार्ल्स वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उसका वजह यह है कि इसमें जो सुझाव थे वो बहुत अच्छे सुझाव थे। पहली बार अंग्रेज़ों ने कुछ अच्छा सोचा था शिक्षा विभाग के बारे में, क्योंकि उसमें जो है जो श्रेणी क्रम, जो हायरार्की है वो अच्छी थी। महिला शिक्षा की बात थी, बहुत सारी चीज़ें थी जो कि अच्छी थी। ठीक है, तो इसलिए इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब एक सवाल यहाँ पर आपके दिमाग में बनना चाहिए, अगर नहीं बन रहा है तो समस्या है कि मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है। क्या किसी के नाम का कोई नाम है जिसको इतना बड़ा टाइटल दिया जाता है। इसे अगर किसी अच्छी चीज़ को मैग्ना कार्टा कहा गया तो मैग्ना कार्टा क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैग्ना कार्टा का हिस्ट्री मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है क्योंकि उसकी ज़रूरत आपको नहीं है, वो आपके परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि तो मैग्ना कार्टा का मतलब पहले हम आपको समझा देते हैं कि मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है। देखिए, मैग्ना कार्टा एक कानूनी पत्र था जो कि जब अंग्रेज में राजशाही चलती थी, यानी जब वहाँ का कोई राजा होता था उस समय की बात है, तो वहाँ पर जो अंग्रेज और अंग्रेज़ों में एक जो है जो पूरी शक्ति थी वो दो प्रकार के वर्गों में विभाजित थी। एक वर्ग था जो कि राजा वर्ग था, जिसके मंत्री होते थे, राजा होते थे, और जो दूसरा वर्ग सशक्त था वो थे सामंत। जो दूसरा सशक्त वर्ग था वो सामंत थे। और जो एक तीसरा कह सकते हैं जो थोड़ा बहुत सख्त था उस वक्त, वो होते थे पोप। ठीक है, जो कि धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोग थे। ठीक है, लेकिन ये सामंत और उसके ऊपर राजा, तो उस वक्त तक राजा जो है बहुत ही ज़्यादा तानाशाही करता था और लोगों को परेशान करता था, और अधिकार के नाम पर जो है शून्यता थी, कोई अधिकार किसी के नहीं होते थे। ठीक है, तो हुआ क्या कि सामंत धीरे धीरे परेशान करना जो है राजा को इन्होंने शुरू किया। ये कुछ अधिकार अपने पक्ष में चाहते थे, तो इसलिए इन्होंने जो है मीटिंग की, अपनी समस्याओं को गिनाया, लोगों के सामने रखा, और उसके परिणाम स्वरूप एक कानूनी पत्र जो है 1215 में बनता है,
जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, और इस कानूनी पत्र पर उस वक्त के राजा जॉन ने दस्तखत किए और सामंतों को कुछ अधिकार दे दिए गए। इसीलिए तो ये कहीं ना कहीं एक शक्ति के द्वारा किसी दूसरे को, यानी कि किसी नीचे के व्यक्ति को कुछ सहूलियत देने की बात थी। तो जहाँ पर भी ये जो है स्थिति आती है वहाँ पर मैग्ना कार्टा शब्द जोड़ा जाता है। तो यही इतनी सी बात थी मैग्ना कार्टा में, लेकिन ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। अगर उसके पूरे इतिहास को मैं यहाँ पर मेंशन करूँ तो ये आपके लिए जो है केवल वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, लेकिन इसके पीछे का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, यूपीएससी में सबसे खास चीज़ होता है कि आपका दिमाग जो है किस तरीके से काम करता है, आपको कितना कंटेंट आता है। ये बात थोड़ा कम ज़रूरी है अपेक्षाकृत इसके कि आपकी समझ कितनी बेहतर है, आपका दिमाग किस किस एंगल से सोच पाता है। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच को कहा जाता है। ये बहुत ही सामान्य सी लाइन है, इसको रट लेने में कोई कठिनाई नहीं है, सवाल भी हो सकता है यहीं से आए, लेकिन इसके पीछे के जब बात को आप जानेंगे कि मैग्ना कार्टा क्या होता है तो कहीं ना कहीं ये आपको कॉन्फिडेंस देगा, और ये कॉन्फिडेंस मेंस वगैरह की जब आप लिख रहे होंगे तो बहुत काम आता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि हर छोटी छोटी बातों को आपको ज़रूर समझाऊँ ताकि आपका एक पर्सपेक्टिव बन सके। ठीक है, क्योंकि उसके बिना आप जो है एक प्रशासन चलाने की योग्यता नहीं रख पाएंगे, और जब तक वो योग्यता आपके अंदर आएगी नहीं तब तक इस परीक्षा को पास करना बहुत मुश्किल होगा। चलो अब बात करते हैं चार्ल्स वुड डिस्पैच पर। ठीक है, इसके सुझाव एवं कार्य क्या हैं इसको देख लेते हैं हम। ठीक है, तो इसके सुझाव एवं कार्य को हम देख लेते हैं। पहला है, सभी प्रांतों में शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। सभी प्रांतों में क्या किया गया? शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। ठीक है, ये इनका एक अच्छा सुझाव था। अब ये क्या है? एक डिसेंट्रलाइजेशन है, जिसे इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा दिमाग लगाइए। प्रांतों में चीज़ें बढ़ रही हैं, उनको अधिकार मिल रहे हैं, तो ये क्या है? ये पावर का डिसेंट्रलाइजेशन है, विकेंद्रीकरण है। ठीक है, पहले मैकाले ने क्या कहा कि मात्र आप 10% लोगों को शिक्षित कर दीजिए, वो नीचे के सारे लोगों को शिक्षित कर देगा। तो ये कहीं ना कहीं ये टॉप के 10 लोगों को एक जो है शिक्षा दे देना था, उसके बाद में उनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि उसको डिसेंट्रलाइज करें, लोगों तक पहुँचाएं। लेकिन यहाँ पर जो है सीधे सीधे जो है कमीशन में ही इस बात की जो है इस पर जोड़ दिया गया कि शिक्षा का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए और हर प्रांत में शिक्षा विभाग की स्थापना क्या है? होनी चाहिए। तो ये एक अच्छा सुझाव था। दूसरा जो सुझाव है, लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ये क्वेश्चन भी पीसीएस की परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ये सवाल जो है आ सकता है कभी भी आपकी परीक्षाओं में, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। मैं देखिए अपने लेक्चर में उतना ही फैक्ट डालता हूँ जितने की ज़रूरत है, क्योंकि उससे ज़्यादा फैक्ट अगर मैं डालूंगा तो लूसेंट में और मेरे लेक्चर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए उतने ही फैक्ट की ज़रूरत होती है एक अधिकारी को, जिससे उसका काम चल जाए। बाकी तो नीतियाँ बनाने का काम तो विचार से, सोच से और समझ से विकसित होता है। ठीक है, और वही काम करना होता है, और यूपीएससी सवाल भी वहीं से पूछती है। ठीक है, आगे देखते हैं, महिला शिक्षा को क्या मिला? प्रोत्साहन मिला। अब मान लीजिए कि अभी मेंस में एक सवाल आपसे पूछा जाए कि अंग्रेज़ों की शिक्षा नीति में उन बिंदुओं पर आप प्रकाश डालिए जहाँ पर महिला शिक्षा और शिक्षा के विकेंद्रीकरण की बात हुई थी। ठीक है, ये मैं ऐसे बता रहा हूँ, ये सवाल ऐसे पूछे जाते हैं। तो आपको करना क्या है? आपको सारी बातें लिखनी है जो मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद में ये 2-4 फैक्ट आपको उसमें डालने हैं ताकि आपका जो आंसर है वो मजबूत दिखे कि आपके अंदर जो है समझ है। तो आप लिखेंगे वुड डिस्पैच के बारे में कि इसमें ये प्रावधान थे जिससे शिक्षा का विकेंद्रीकरण कह सकते हैं। महिला शिक्षा की बात की गई थी जो कि एक क्या है, लिंग भेद के जो है खिलाफ चीज़ें थी। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर मेंशन आसानी से कर पाएंगे। आगे देखते हैं, श्रेणीबद्ध विश्वविद्यालय की
श्रेणीबद्ध विद्यालय की स्थापना की गई, श्रेणीबद्ध विद्यालय की स्थापना की गई, जिसमें प्राथमिक, मिडिल, हाई स्कूल और फिर विश्वविद्यालय। इससे पहले मैकाले में जब हमने बात किया तो मैकाले ने क्या कहा था कि आप टॉप के 10% लोगों को शिक्षित कर दीजिए, नीचे के अपने आप हो जाएंगे, ये समस्या है। ठीक है, ये जो तरीका है कि प्राथमिक से आप यानी कि फाउंडेशन से आप मजबूत करते हुए जाएंगे, तब शिखर भी अच्छा बनेगा और फल भी अच्छे लगेंगे उस पर। तो ये कहीं ना कहीं ये भी एक प्रकार से क्या है, एक अच्छा नीति था, एक अच्छा सुझाव था। इसीलिए जो चार्ल्स वुड डिस्पैच है इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि इसके सुझाव सारे अच्छे सुझाव थे। आगे देखते हैं, हंटर कमीशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हालांकि ये जो है परीक्षा में कोई बहुत महत्वपूर्ण दृष्टिकोण जो है इसको नहीं रखा गया है, लेकिन छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, कम से कम एक बार आपके दिमाग में होना चाहिए। तो हंटर कमीशन जो है वो रिपन के टाइम पर आता है। रिपन जब जो है यहाँ के गवर्नर होते हैं तब आता है 1882 AD में। हंटर कमीशन जिसका काम था प्राथमिक शिक्षा के प्रसार हेतु सुझाव देना। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सुझाव देना इनका काम था, ये हंटर कमीशन था। तो हंटर कमीशन के बारे में बहुत सारे सवाल नहीं आते, क्योंकि इनका काम जो है वो एक छोटी सी गाइडलाइन के लिए कमेटी का गठन किया गया था, तो इसलिए इससे कोई बहुत बड़े सवाल नहीं आते हैं। तो मैंने इसीलिए 2 पॉइंट में इसको केवल आप रख दिया है कि ये फैक्ट आपके दिमाग में रहे और एक श्रेणी क्रम बनता हुआ चले आपके दिमाग में, कि पहले मैकाले का जो है शिक्षा नीति आता है, उसके बाद में चार्ल्स वुड डिस्पैच आता है, और फिर हंटर कमीशन, उसके बाद में आगे आप पढ़ेंगे रेले कमीशन, सैडलर आयोग, हार्टोग समिति और वर्धा योजना, सार्जेंट योजना, ये सारी चीज़ें आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और लगातार पढ़ते रहिए, उम्मीद बनाए रखिए, परीक्षा भी होगी और आपके कोर्स भी पूरे होंगे। धन्यवाद।